प्यारे बच्चों, ये जो क्लास आपका चालू हो रहा है कक्षा 12 समाजशास्त्र इकाई 3 सामाजिक संस्थाएं, इसमें ये चैप्टर आपका जाति प्रथा तथा जनजातीय समुदाय। तो इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया जा चुका है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, जात की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें हमने बताया था उसमें कि हमारा हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बात कही गई है कि ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृता उरुदत यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। वहीं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, शांति पर्व के अध्याय में कहा इन्होंने, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, यानी चारों वर्णों की रचना हमने उनके गुण और कर्मों के आधार पर की है। तो इस पर एक बार मैं बता चुका हूँ। इसके आगे देखिए जनजातीय समुदाय। देखिए भारतीय संविधान में जो वर्ग बनाए गए हैं या जिनको कहिए कि जो कास्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें देखिए जो जनजातीय समुदाय है वो किस में आता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आता है सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। दूसरे नंबर पर आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। तीसरे नंबर पर आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और नंबर 4 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें ये बात पहले ही निर्धारित कर दी गई कि भारत की जो सबसे निचली श्रेणी है उसको एसटी कहते हैं, अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति। इन सब के लिए संविधान में हमारे वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो अथवा विधान परिषद का चुनाव हो, सब में संख्या के आधार पर इनकी सीट निश्चित कर दी गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 330, 332, 334 ये सब इस बात को बताता है कि किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ कितनी सीट निर्धारित होनी चाहिए, इसका बाकायदा वर्णन किया गया है। तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये इस देश की, यानी भारत देश की, ये आदिवासी जनजाति कहलाती हैं। यानी अगर कहा जाए तो जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह से वो घूम कर के अपना जीवन व्यतीत करती हैं। आदिम जातियां, इस तरह से भारत में इनकी अगर संख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में है, फिर उड़ीसा में है, उसके बाद इस तरह से फिर अन्य प्रदेशों में, करीब करीब सारे प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए
तो देहरादून में इनकी संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनका रूल रेगुलेशन भिन्न होता है। ये जनजातियों का रहन सहन, खान पान, इनका संस्कार, इनके जो सामाजिकरण है अन्य समाज से हट करके होता है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये भारत की सबसे पिछड़ी जाति हैं। इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इनका रहन सहन, इनकी भाषाएं सब भिन्न होती हैं। अब अगर जनजातियों के अंतर्गत देखा जाए तो इनमें जो संस्कार होता है, जो प्रथाएं होती हैं, जो रीतियां होती हैं, वो सामान्य से हट करके होती हैं। तो अनुसूचित जनजातियों में देखा जाए तो इसमें जो मेन पॉइंट अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें जो विवाह प्रथा होती है वह भी हिंदू विवाह से हट करके होता है। देखिए, हिंदू धर्म में भी 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों में भी 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अंतर क्या है? उस पूरी प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के जो विवाह का सिस्टम है वह हिंदू धर्म से हट करके है। हिंदू धर्म में जो विवाह बताए गए हैं, जैसे नंबर 1 ब्राह्म विवाह, ब्राह्म विवाह। नंबर 2 प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। नंबर 3 आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। नंबर 4 दैव विवाह, दैव विवाह। नंबर 5 राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। नंबर 6 असुर विवाह, असुर विवाह। नंबर 7 गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह। और नंबर 8 पैशाच विवाह, पैशाच। ये हिंदू धर्म में इतने प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें भी ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं इनको प्रशस्त विवाह कहते हैं। प्रशस्त, प्रशस्त क्या है? जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं इनको अप्रशस्त विवाह कहते हैं। अप्रशस्त विवाह यानी ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी समाज में हो रहे हैं। इसी तरह जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें विवाह की कुछ प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं। इनमें जैसे अगर विवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए, अनुसूचित जनजातियों में विवाह की प्रथाएं, अनुसूचित जनजातियों में विवाह की प्रथाएं, में विवाह की प्रथाएं। हिंदू धर्म में और जनजातियों में अंतर क्या है? देखिए, अनुसूचित जनजातियों में इसमें कितने प्रकार के विवाह होते हैं? एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह, बहुविवाह के अंतर्गत देखा जाए
बहुपति विवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह में देवर विवाह, और दूसरा शादी विवाह। शादी विवाह। इसमें सीमित शादी विवाह, सीमित शादी विवाह, इसमें असीमित शादी विवाह। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें बहुपति विवाह की भी प्रथा है। इसका एक और क्रम पाया जाता है, भातृक बहुपति विवाह। भातृक बहुपति विवाह और दूसरा अभातृक बहुपति विवाह। अभातृक बहुपति विवाह। ये जनजातियों से संबंधित विवाह प्रथाएं हैं। अक्सर ऐसा होता है, हिंदू धर्म में एक विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। मालिनोव्स्की ने भी एक विवाह को ही मान्यता दी है। हमारे संविधान में भी एक विवाह को ही मान्यता दी गई है हिंदू धर्म में, जबकि इस्लाम धर्म में एक व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है। इस्लाम धर्म में एक व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है। वो चाहे तो 5वीं से भी विवाह कर सकता है, 6वीं से भी विवाह कर सकता है, लेकिन एक शर्त होती है, उन 4 में से एक को तलाक देना पड़ेगा। इस तरह से एक को तलाक देते हुए वो चाहे जितनी पत्नियों के साथ विवाह कर ले। एक ऐसा उदाहरण आया है कि सऊदी अरब में एक शेख था, उसने 90 विवाह किया था। तो इनमें इस चीज़ का बाउंड नहीं होता, इनमें दूध का बेरवाज होता है। बाकी शादियां तो इनके एक भाई की लड़की एक भाई का लड़का, इन दोनों में हो जाता है, बशर्ते लड़की की माँ लड़के को दूध ना पिलाई हो। सिर्फ इतनी शर्त होती है। लेकिन हिंदू धर्म में कहा गया है, माता की 5 पीढ़ी, पिता की 7 पीढ़ियों में विवाह करना वर्जित है, निषेध है। तो इस तरह से इनमें जनजातियों में एक विवाह की भी प्रथा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी जनजातियां बहुविवाह से ही अटैच हैं, ऐसी बात नहीं। बहुविवाह, इसमें ऐसा होता है बहुविवाह में कि एक समय में एक स्त्री के कई पति होते हैं, एक स्त्री के कई पति होते हैं, और कभी कभी एक समय में एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है जनजातियों में? ऐसा इसलिए होता है कि इनमें जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो एक स्त्री जितने पुरुषों से विवाह कर लेगी उतना ही उसे आसानी होगी अपने खाने पीने, बच्चों के भरण पोषण के उद्देश्य से, ये उनको ज़्यादा सूटेबल लगता है। बहुविवाह में बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, इसमें वही है कि जहाँ पर लड़कियों की संख्या इनमें ज़्यादा हो जाती है तो एक साथ एक से कई पत्नियां रख लेती हैं, या जहाँ पर लड़कों की संख्या अधिक होती है
एक साथ कई पति रख लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि जीविकोपार्जन में असुविधा ना हो। इनमें देवर विवाह भी पाया जाता है, जबकि ये परंपरा हिंदुओं में भी है। देवर विवाह क्या है? जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है। इसी तरह से शाली विवाह भी है। इसमें जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वह अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर लेता है, जिसको शाली विवाह कहते हैं। लेकिन जनजातियों में कहीं कहीं ये परंपरा पाई जाती है कि जैसे एक पुरुष जब एक परिवार से पत्नी लाता है तो उसकी जो अन्य बहनें होती हैं वो भी उसी के साथ उसकी पत्नी मान ली जाती हैं। यानी अगर किसी परिवार में 4 या 5 बहनें हैं, उनमें से किसी भी लड़की का विवाह हो जाता है तो वो सारी की सारी लड़कियां उस पुरुष की पत्नी मान ली जाती हैं। कुछ सीमित दायरे में होता है, कहीं कहीं पे इस तरह से कि एक ही लड़की से विवाह करने के बाद सिर्फ वही लड़की उसकी पत्नी बनती है, और कहीं कहीं एक लड़की से विवाह करने के बाद सारी की सारी पत्नियां, सारी की सारी लड़कियां उसकी पत्नी बन जाती हैं। इनमें कुछ जनजातियां हैं, जैसे खासी हैं, नायर हैं, भील हैं, वो हैं, मुंडा हैं, बिरहोर हैं। ये सब ऐसी जनजातियां हैं कि जिनमें ये सब विशेष रूप से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के देहरादून में एक जनजात पाई जाती है जिसको खासी कहते हैं या हो कहते हैं, भोटिया कहते हैं। ये जनजातियां जौनसार बाबर ये उत्तर प्रदेश के देहरादून क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनमें एक प्रथा पाई जाती है, वो क्या है? भातृक बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह। तो ये भातृक बहुपति विवाह क्या है, इसको समझ लीजिए।